ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर के रहने वाले अमित की। ये सिर्फ एक लड़के की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस अदम्य साहस की जो इंसान को टूटने नहीं देता, चाहे परिस्थितियाँ उसे कितनी ही बेरहमी से क्यों ना कुचलना चाहें। चंदनपुर गांव की आखिरी छोर पर, जहाँ से पगडंडी खेतों की तरफ मुड़ती थी, वहाँ अमित का एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर की छत फूस और खपरेल से बनी थी, जिसे हर साल बरसात आने से पहले अमित और उसके पिता को प्लास्टिक की तिरपाल से ढकना पड़ता था। जब बहुत तेज़ बारिश होती तो घर के कोने कोने में बर्तन ढक दिए जाते थे, ताकि टपकता हुआ पानी बिस्तरों को न भिगोए। अमित का परिवार बहुत छोटा था। उसके पिता रामशरण गांव के एक रसूखदार जमींदार ठाकुर हरि सिंह के खेतों में बटाई और दिहाड़ी पर काम करते थे। रामशरण का पूरा जीवन उसी 2 बीघे ज़मीन और ज़मींदार के खेतों के बीच सिमट कर रह गया था। सुबह जब चिड़ियाँ चहचहाती भी नहीं थीं, तब रामशरण अपने कंधे पर कुदाल और हल रखकर निकल जाते थे। अमित की माँ जानकी एक सीधी सादी और बेहद सहनशील महिला थी। वो अपनी कमज़ोर आंखों से ढलती हुई रोशनी में भी गांव के लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलती थीं। एक एक सिलाई से जो पैसे मिलते, वो उसे रसोई के एक पुराने डिब्बे में छिपा कर रखती थीं। वो अक्सर कहती थीं, ये पैसा मेरी बेटी सुमी की शादी के लिए नहीं, बल्कि मेरे अमित की किताबों के लिए है। अमित की छोटी बहन सुमी, जो अमित से करीब 8 साल छोटी थी, वो अमित को सिर्फ अपना भाई नहीं, अपना भगवान मानती थी। अमित बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जब गांव के दूसरे बच्चे खेत या बाग में कंचे खेलते या आम तोड़ते, अमित किसी पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को पढ़ता रहता था। वो स्कूल की उन किताबों को भी चाव से पढ़ता पढ़ता जो उसकी क्लास की नहीं होती थीं, बल्कि सीनियर बच्चों से मांग कर लाई गई होती थीं। सरकारी स्कूल के मास्टर जी विजय सिंह जी अक्सर रामशरण से कहते थे, रामशरण, तुम्हारी किस्मत भले ही इस मिट्टी में दफन हो गई हो, लेकिन इस लड़के के माथे की लकीरें कुछ और कहती हैं। इसे बस पढ़ने से मत रोकना, ये तुम्हारा नाम रोशन करेगा। रामशरण जब ये सुनते तो उनकी थकी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। वो रात को घर लौटकर अपने खुरदरे और छालों से भरे हाथों से अमित के सिर को सहलाते और कहते, बेटा, चाहे मुझे अपना खून बेचना पड़े, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। तू बस अफसर बनने का सपना देख। समय अपनी गति से चलता रहा। अमित ने अपनी लगन से 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा दी। वो दिन दूर नहीं था जब उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी। 12वीं का रिजल्ट आया और पूरे ज़िले के समाचार पत्रों में अमित का नाम मुख्य पृष्ठ पर था। उसने पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। गांव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। रामचरण का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से, जो उन्होंने एक एक पाई जोड़ कर रखी थी, पूरे मोहल्ले में बूंदी के लड्डू बंटवाए। हर कोई अमित की पीठ थपथपा रहा था। अमित का सपना था कि वो प्रयागराज जाकर इंजीनियरिंग करे और उसके बाद देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी करे। प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया। जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। अमित ने अपनी फटी हुई पोटली में 2 जोड़ी कपड़े और पिता की दी हुई एक पुरानी कलाई घड़ी रख ली थी। 2 दिन बाद उसे शहर की बस पकड़नी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो शाम आज भी अमित की रूह को कपा देती है। अक्टूबर का महीना था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। रामशरण खेत का काम निपटाकर अपने सिर पर चारे का गट्ठा रखे पक्की सड़क पार कर रहे थे। तभी अचानक शहर की तरफ से आ रहे एक अनियंत्रित तेज़ रफ्तार भारी ट्रैक्टर ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि रामशरण सड़क से करीब 10 फीट दूर जाकर गिरे। ट्रैक्टर चालक अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गाड़ी लेकर भाग गया। गांव के किसी राहगीर ने जब रामशरण को लहूलुहान हालत में देखा तो दौड़ता हुआ अमित के घर पहुंचा। अमित, उसकी माँ और सुमी नंगे पैर अस्पताल की तरफ भागे। ज़िला अस्पताल के सफ़ेद गलियारे में स्ट्रेचर पर रामशरण पड़े थे।
उनका पूरा शरीर पट्टियों से ढका था और सांसें उखड़ रही थीं। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने सिर हिला दिया। अमित दौड़कर अपने पिता के पास गया। रामशरण ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उनके होंठ काँप रहे थे। उन्होंने अमित का हाथ अपने हाथ में लिया जो अब ठंडा पड़ रहा था। रामशरण के मुंह से आखिरी शब्द निकले, अमित, अपनी माँ और सुमी को संभालना, पढ़ना मत छोड़ना। और रामशरण की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में जानकी की चीखें गूंज उठीं। अमित पत्थर की मूरत बन गया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब घर के लोग संतावना देकर चले गए, तब असली हकीकत सामने आई। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। रामशरण की मौत के साथ ही घर की बंधी बधाई आमदनी खत्म हो चुकी थी। ऊपर से रामशरण के इलाज के लिए स्थानीय साहूकार से जो 5,000 रुपये का कर्ज लिया गया था, वो भी सिर पर तलवार की तरह लटक रहा था। अमित अपनी कोठरी में गया। उसने उस पेटी को खोला जिसमें उसने कॉलेज के फॉर्म, अपनी मार्कशीट और नए कपड़े रखे थे। उसने उन कागजातों को देखा। उसकी आंखों के सामने पिता का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया जब उन्होंने लड्डू बांटे थे। अगर मैं शहर चला गया तो माँ और सुमी भूखी मर जाएंगी, अमित ने खुद से कहा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया और उस पेटी को बंद करके उस पर एक भारी ताला लगा दिया। उसने अपने सपनों की आहुति दे दी थी। अगले ही दिन 18 साल का अमित उसी ठाकुर हरि सिंह के दरवाजे पर खड़ा था जहां उसके पिता मजदूरी करते थे। ठाकुर साहब, बाबू जी की जगह अब मैं काम करूंगा, मुझे दिहाड़ी पर रख लीजिए, अमित ने नज़रें झुकाकर कहा। ठाकुर ने उसे सिर से पैर तक देखा और हंसते हुए कहा, क्यों बे, कलेक्ट्रेट के टॉपर, शहर जाकर बाबू बनने वाले थे, आज गोबर उठाने आ गए। ठीक है, कल से सुबह 5 बजे आ जाना। 2 समय की सूखी रोटी और 200 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। अमित का स्वाभिमान अंदर ही अंदर रो पड़ा, लेकिन अपनी भूखी माँ और सहमी हुई बहन के चेहरे को याद करके उसने अपना सिर झुका लिया। अब अमित की ज़िंदगी एक ढर्रे पर आ गई थी जो किसी नर्क से कम नहीं थी। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक वो खेतों में हल चलाता, पानी लगाता और बोरी ढोता। उसकी हथेलियों में जो कभी पेन पकड़ती थीं, अब बड़े बड़े काले छाले पड़ गए थे। दोपहर के बाद वो शहर की एक सीमेंट की दुकान पर जाता, जहां वो शाम 7 बजे तक सीमेंट की भारी बोरियां ट्रकों में लादता और उतारता। धूल और सीमेंट के कण उसके फेफड़ों में जमा होने लगे थे, जिससे उसे अक्सर सूखी खांसी आने लगी थी। इस तरह 3 साल बीत गए। अमित अब 21 साल का हो चुका था। उसकी कद काठी मजबूत हो गई थी और चेहरे पर उम्र से पहले ही परिपक्वता और उदासी आ गई थी। गांव के लोग अब उसे पढ़ाकू अमित नहीं, बल्कि मजदूर अमित कहते थे। एक रात गांव में बहुत तेज़ आंधी आई और बिजली कट गई। अमित थका हारा दुकान से लौटा था। शरीर का हर जोड़ दर्द कर रहा था। वो अपनी खाट पर लेट गया। रात के करीब 2 बजे उसकी आँख खुली। उसने देखा कि कमरे से एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी। दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ा। उसने जो देखा उसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। उसकी माँ जानकी दिए की मध्यम रोशनी में बैठकर किसी के फटे हुए कंबलों को सी रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार उन्हें पोंछ रही थी। पास ही सुमी सो रही थी, जिसके पैर में फटी हुई चप्पल थी। अमित समझ गया कि माँ उसके कारण रो रही हैं। वो वापस अपनी खाट पर आया और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह जब अमित काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जानकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानकी की आंखों में एक अजीब सी जिद थी। वो अमित को उस पुरानी कोठरी में ले गई और उसने पेटनी का ताला खोल दिया। उसने अमित के हाथ में उसकी पुरानी किताबें और मार्कशीट रख दी। बस, बहुत हुआ अमित, जानकी ने कांपती आवाज़ में लेकिन मजबूती से कहा।
तूने 3 साल हमारे लिए अपनी जवानी भेज दी, लेकिन मैं अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देख सकती। मुझे पता है तू रात रात भर जाग कर क्या सोचता है। आज से तू खेतों पर नहीं जाएगा। मैं और सुमी दूसरों के घरों में बर्तन मांजेंगे, खेतों में काम करेंगे, लेकिन तू पढ़ेगा। तू अपने बाप का सपना पूरा करेगा। अमित ने अपनी माँ के पैरों को पकड़ लिया। नहीं माँ, मैं आपको बर्तन मांजने नहीं दूंगा। मैं काम भी करूँगा और पढ़ूँगा भी। बस मुझ पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद से अमित की ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उसने समय का ऐसा प्रबंधन किया जो किसी सामान्य इंसान की बस की बात नहीं थी। सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे खेतों और दुकान पर मजदूरी, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे जिला पुस्तकालय लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई, जहां उसे मुफ्त में न्यूज़पेपर और मैगज़ीन मिल जाती थीं। शाम 6 से रात 10 बजे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ताकि किताबों और फार्म के लिए पैसे जुट सकें। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब अमित की असली परीक्षा शुरू होती थी। उनके घर में मिट्टी के तेल के पैसे अक्सर ख़त्म हो जाते थे। अमित ने इसका एक रास्ता निकाला। गांव के चौराहे पर पंचायत भवन के सामने एक सरकारी स्ट्रीट लाइट लगी थी। अमित रात के 11 बजे अपनी फटी हुई दरी और किताबों का थैला लेकर वहां पहुंच जाता। सर्दियों की कड़कड़ाती रातों में जब तापमान 4 डिग्री तक गिर जाता और लोग कंबलों में दुबके रहते, अमित अपने शरीर पर एक पुरानी शॉल लपेटे ठिठुरते हाथों से पन्ने पलटता रहता। मच्छरों के झुंड उसके सिर पर मंडराते, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपनी किताबों पर होता। उसने दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अब उसका एकमात्र लक्ष्य था यूपीएससी। वो जानता था कि बिना कोचिंग के, बिना महंगे क्रेडेंशियल्स के इस परीक्षा को पास करना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अमित के पास एक ऐसी ताकत थी जिसे खरीदा नहीं जा सकता था, अटूट इच्छा शक्ति। वो शहर के कबाड़खानों में जाता और वहाँ से सिविल सर्विसेज की पुरानी फेंकी हुई किताबें कौड़ियों के भाव खरीद लाता। इंटरनेट के लिए वो सप्ताह में एक दिन शहर के एक दोस्त के पास जाता और उसके वाईफाई से ज़रूरी स्टडी मटेरियल और चालू मामले, करंट अफेयर्स अपने पुराने फ़ोन में डाउनलोड कर लेता। साल 2024 में अमित ने अपना पहला प्रयास किया। तैयारी अच्छी थी, लेकिन परीक्षा के दबाव और सही मार्गदर्शन न होने के कारण वो प्रारंभिक परीक्षा में केवल 2 नंबरों से रह गया। इस असफलता ने उसे तोड़ दिया। उसे लगा कि लोग सही कहते थे, मजदूर का बेटा कभी राजा नहीं बन सकता। लेकिन जब उसने अपनी माँ की बूढ़ी आंखें देखीं, जो मोतियाबिंद के कारण धुंधली हो रही थीं, तो उसका हौसला फिर से जी उठा। साल 2025 में उसने दूसरा प्रयास किया। इस बार उसने प्रीलिम्स पास कर लिया। पूरे गांव में तहलका मच गया कि मजदूरी करने वाला लड़का आईएएस की पहली परीक्षा पास कर गया है। उसने मुख्य परीक्षा मेंस भी दी, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उसका नाम उसमें नहीं था। वो इंटरव्यू की चौखट पर आकर बाहर हो गया था। ये झटका पहले वाले से भी बड़ा था। घर की माली हालत अब बदतर हो चुकी थी। माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी और सुमी की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ रहा था। ज़मींदार ने भी ताना मारना शुरू कर दिया था, पढ़ाई लिखाई छोड़ो अमित, ये तुम्हारे बस का नहीं है। उम्र निकल रही है, ब्याह शादी करो और ढंग से मजदूरी करो। अमित गहरे डिप्रेशन में चला गया। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि वो अपने परिवार का पापी है, जिसने अपने सपनों के चक्कर में अपनी माँ और बहन को गरीबी के दलदल में छोड़ दिया। एक शाम वो गांव के एक पुराने कुएं के पास बैठा रो रहा था। तभी वहाँ विजय सिंह मास्टर जी आए। उन्होंने अमित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अमित, लोहा जब तक भट्टी में तपता नहीं, तब तक वो तलवार नहीं बनता। ईश्वर तुम्हें तोड़ नहीं रहा है, वो तुम्हें तराश रहा है। ये तुम्हारा आखिरी दांव है। अपनी पूरी ताकत झोंक दो। इतिहास बदलने वाले कभी बीच रास्ते से वापस नहीं लौटते। मास्टर जी के शब्दों ने अमित के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसने तय किया कि वो एक आखिरी प्रयास करेगा, पूरी शिद्दत के साथ, बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा। साल 2026 आ चुका था
अमित का ये तीसरा और अंतिम प्रयास था। इस बार उसने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी थी। उसने अपनी गलतियों का गहराई से विश्लेषण किया। लिखने की स्पीड बढ़ाने के लिए वो सीमेंट की बोरियों के खाली कागज़ों पर कोयले से उत्तर लिखता था, क्योंकि उसके पास कॉपियाँ खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। उसने प्रीलिम्स दिया, पास हो गया। उसने मेंस दिया, वो भी क्लियर हो गया। अब बारी थी दिल्ली जाकर यूपीएससी भवन में इंटरव्यू देने की। इंटरव्यू के लिए कपड़े नहीं थे। गांव के दर्जी ने अमित की स्थिति देखकर अपने पास से एक पुराना सफारी सूट सिल कर दिया। पैर में पहनने के लिए जूते नहीं थे, तो उसके दोस्त ने अपने जूते दिए, जो अमित के पैर से एक साइज़ छोटे थे। अमित उन तंग जूतों को पहनकर दर्द को सहते हुए दिल्ली पहुंचा। इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब अमित बैठा, तो उसकी सादगी और उसकी आंखों की चमक ने बोर्ड के सदस्यों को प्रभावित किया। जब एक इंटरव्यूअर ने उसके फटे हुए हाथों को देखकर पूछा, अमित, आपकी हथेलियों में निशान कैसे हैं? अमित ने गर्व से सिर उठाकर कहा, सर, ये मेरे स्वाभिमान के निशान हैं। ये निशान मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे अपने देश के उन करोड़ों लोगों के लिए क्या करना है, जो आज भी उसी गरीबी की धूप में तप रहे हैं जिसमें मैं तपा हूँ। इंटरव्यू ख़त्म हुआ। अमित वापस अपने गांव लौट आया और फिर से अपने काम में जुट गया। उसे परिणाम का इंतज़ार था, लेकिन अब उसके मन में एक शांति थी कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया था। 3 जुलाई 2026 की दोपहर कड़कड़ाती धूप थी। अमित शहर की उसी दुकान पर सीमेंट की बोरियां उतार रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने और सफ़ेद सीमेंट की धूल से सना हुआ था। अचानक गांव की सड़क से एक मोटरसाइकिल धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। उस पर अमित का दोस्त सतीश सवार था। सतीश के हाथ में उसका स्मार्टफोन था। सतीश की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हाँफ रहा था। वो चिल्लाया, अमित, अमित, ओ अमित, छोड़ दे बोरी, तू पास हो गया भाई, तू पास हो गया। दुकान का मालिक और बाकी मजदूर दौड़ कर आए। अमित ने कांपते हुए हाथों से सीमेंट की बोरी ज़मीन पर गिरा दी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने सतीश के हाथ से फ़ोन लिया। स्क्रीन पर यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट खुली हुई थी। अमित ने धुंधली आंखों से स्क्रीन को स्क्रॉल करना शुरू किया। रैंक 1, रैंक 10, रैंक 20 और फिर रैंक 24 पर आकर उसकी नज़रें ठहर गईं। अनुक्रमांक 084321। नाम अमित रामशरण यादव। रैंक 24, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अमित के हाथ से फ़ोन छोड़कर सतीश की गोद में गिर गया। उसके घुटने कांपने लगे और वो उसी सीमेंट की बोरियों के ढेर पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। ये रोना किसी दुख का नहीं था, ये उस 10 साल के संघर्ष का गुबार था, जो आज आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा था। दुकान के मालिक ने, जो कभी अमित को डांटता था, उसे गले से लगा लिया और कहा, अमित बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, तू अब हमारा अफसर है। अमित वहाँ से भागा। वो नंगे पैर सीमेंट से सने कपड़ों में गांव की तरफ दौड़ने लगा। पगडंडी पर दौड़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। वो हाँफता हुआ अपने कच्चे घर के आंगन में पहुंचा। जानकी रसोई में बैठी थी। अमित ने चिल्लाकर कहा, माँ, माँ, ओ माँ। जानकी बाहर आई। अमित ने दौड़कर अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। माँ, बाबूजी का सपना पूरा हो गया। आपका अमित इस देश का कलेक्टर बन गया माँ। अब आपको किसी के कपड़े नहीं सिलने पड़ेंगे। जानकी स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने अमित को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। माँ और बेटे के आंसुओं ने जैसे उस कच्चे मकान की सारी दरिद्रता, सारे अभाव और सारे दर्दों को हमेशा के लिए विदा कर दिया। सुमी भी दौड़कर आई और अपने भाई के गले लग गई। पूरे घर में आंसुओं का एक सैलाब था, जिसमें केवल खुशियाँ और सुकून था। अगले ही दिन चंदनपुर गांव का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। ज़िला मजिस्ट्रेट, डीएम और पुलिस कप्तान, एसपी की गाड़ियाँ सायरन बजाती हुई अमित के फूस के घर के सामने आकर रुक रही थीं। जो जमींदार ठाकुर हरि सिंह कभी अमित को ताने मारता था,
वो आज सबसे बड़ी माला लेकर अमित के स्वागत में हाथ जोड़े खड़ा था। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग अमित की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। अमित को नए कपड़े पहनाए गए थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो बुके और मालाओं की भीड़ से निकलकर चुपके से गांव के उस छोर की तरफ चल दिया जहां उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था और जहां उनकी छोटी सी समाधि बनी थी। अमित उस मिट्टी के पास बैठा। उसने अपनी जेब से वो सरकारी पत्र निकाला जिस पर भारत सरकार की मोहर लगी थी। उसने उस पत्र को अपने पिता की समाधि पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे महसूस हुआ जैसे हवाएं उसके कान में धीरे से कह रही हों, शाबाश मेरे बेटे, तूने सिर्फ मेरा सपना पूरा नहीं किया, तूने इस मिट्टी का कर्ज चुका दिया। अब जा और इस देश के हर उस अमित के आंसू पोंछ जो आज भी किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी किस्मत बदलने की लड़ाई लड़ रहा है। अमित ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब बीते कल का दर्द नहीं, बल्कि आने वाले कल का एक सुनहरा और न्यायपूर्ण सवेरा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कभी आपके सपनों से बड़ी नहीं हो सकती। अमित के पास ना तो पैसे थे, ना रहने के लिए पक्का मकान, ना बिजली और ना ही महंगी कोचिंग, लेकिन उसके पास एक अटूट इच्छा शक्ति थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किस हाल में पैदा हुए हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहाँ पहुँचने का हौसला रखते हैं। साधन कम हो तो भी साधना, मेहनत मजबूत होनी चाहिए। असफलता अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अमित पहले और दूसरे प्रयास में असफल हुआ। लोग हंसे, मुश्किलें बढ़ीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीख ये है कि असफलता केवल ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ या रणनीति में कमी थी। अगर आप अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा खड़े होने की हिम्मत रखते हैं तो हर असफलता आपको जीत के और करीब ले जाती है। जब अमित टूटने लगा तो उसकी माँ का विश्वास और उसके पिता का आखिरी वादा उसकी ढाल बने। ये कहानी सिखाती है कि जब पूरा परिवार एक दूसरे की ढाल बनकर मुश्किलों के सामने खड़ा हो जाता है तो बड़े से बड़ा संकट भी घुटने टेक देता है। अपनों के आंसुओं को पोंछने और उनके सपनों को सच करने का जज्बा इंसान को कभी थकने नहीं देता। रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, अगर आप लड़े बिना पीछे नहीं हटते तो आपके हिस्से का सवेरा होना बिल्कुल तय है। किस्मत सिर्फ मौका देती है, लेकिन आपकी मेहनत इतिहास रचती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।